अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ही लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अलग अलग तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर हम कई सारे पैरामीटर्स पर उनका एक डिटेल कंपैरिजन भी करेंगे, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए और आप आसानी से चूज कर पाओ कि आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पूरी दुनिया में यूज किए जाने वाले गोल्ड में लगभग 50% गोल्ड ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, 20 to 22% सेंट्रल बैंक होल्ड करते हैं, 22 से 23% कॉइन्स, बार्स, ETFs और म्यूचुअल फंड्स में यूज होता है और बचा हुआ 5 से 7% टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जैसे माइक्रोचिप, स्मार्टफोन्स और मेडिकल फील्ड यानी टूथ फिलिंग वगैरह। अब इसमें गोल्ड बार्स, ETFs और म्यूचुअल फंड में यूज होने वाले गोल्ड को तो हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी में यूज होने वाले गोल्ड को अच्छी इन्वेस्टमेंट मानना समझदारी नहीं है। अब इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला तो यह है कि ज्वेलरी जो होती है वो 24 कैरेट गोल्ड की नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट की बनाई जाती है। अब इसमें आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसकी मेकिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आते हैं ये 4 अल्टरनेटिव्स: डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और आजकल जो मार्केट में बहुत पॉपुलर चल रहा है SGB यानी सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। अब चलिए इन सब को अच्छे से समझने के लिए हम इन सब का एक डिटेल्ड कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इन सभी को कंपेयर करने के लिए मैंने इस तरीके से इनकी डिटेल्स को एक टेबल में डाल ली है। तो आइए वन बाय वन इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड आप जानते ही हैं कि आप किसी भी शॉप पे यहाँ पे जाके फिजिकल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। जगह जगह यहाँ पे शॉप्स खुली हुई हैं। आपको चाहे वो ज्वेलरी की फॉर्म में लेना हो, कॉइन्स की फॉर्म में लेना हो या बुलियन यानी गोल्ड बार्स की फॉर्म में लेना हो, तो आपको फिजिकल गोल्ड यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो जैसा आपने देखा होगा कि आजकल जो बहुत सारी ई-वॉलेट्स ऐप्स होती हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, ये हमें यहाँ पे अपनी ऐप में एक डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे देती हैं कि आप इनकी ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पे डिजिटल गोल्ड वगैरह आपने बाई किया होता है वो यहाँ पे रियल गोल्ड से बैक्ड होता है, यानी जो कंपनी जिससे आप बाई करते हैं वो आपका रियल गोल्ड यहाँ पे स्टोर करके रखती है। और जिस हिसाब से मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस अप या डाउन होते हैं, उसी हिसाब से जो आपने डिजिटल गोल्ड परचेज किया होगा आपकी ऐप में आपको शो कर देता है कि करंट प्राइस उसका क्या चल रहा है और उसी हिसाब से आप उसकी बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और डिजिटल गोल्ड के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। आप 24/7 उसकी कभी भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। आगे हमारा यहाँ पे आता है गोल्ड ETF आपको पता ही होगा, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप गोल्ड ETF में यहाँ पे पैसा लगाते हो वो भी यहाँ पे रियल गोल्ड द्वारा ही बैक्ड होता है, यानी कंपनीज के पास वो स्टोर रहता है और जो भी आपने यूनिट्स वगैरह यहाँ पे ETF की बाई की होंगी, उस मार्केट प्राइस जो भी यहाँ पे गोल्ड का रहेगा वो जैसे वो ऊपर नीचे जाता है उस हिसाब से जो भी गोल्ड ETF का वो प्राइस है वो भी यहाँ पे मूव होता है। और इसकी भी जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। जो भी हमारे एक्सचेंज वगैरह होते हैं जैसे NSE एंड BSE है, उस पे जो आपके गोल्ड ETF है वो यहाँ पे लिस्ट होते हैं। आप मार्केट हाउस में कभी भी जाके अपने इन गोल्ड ETFs की बाइंग एंड सेलिंग वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं, यानी गोल्ड म्यूचुअल फंड में ये जो फंड हाउस होते हैं ये 99.9% ऑफ द टाइम्स या उससे भी ज़्यादा ETFs में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी एक तरीके से अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। बस इसमें फर्क क्या है कि गोल्ड ETF की आप मार्केट हाउस में लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में उस दिन की जो NAV होती है, यानी जो नेट एसेट वैल्यू होती है, उसके बेस पे ही आपको जो यूनिट्स है वो अलॉट की जाती हैं। ये तो मैंने आपको इनमें सिमिलरिटी बता दी। इसमें कुछ और अलग लेवल के डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनमें सिमिलरिटी है तो इसकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे हाई होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये एक तरीके का गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसे RBI द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की खास बात क्या है कि ये रियल गोल्ड द्वारा बैक नहीं होता है। इसके अंदर RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो भी आपने SGB में पैसा लगाया है, यानी जो भी आपको यूनिट अलाउट हुई है, उसका जो भी मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे मॉडरेट है। इसका मतलब क्या है कि जो RBI है वो इन SGBs को यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेट पे ही यहाँ पे इनको इशू करता है। और अगर आपको न्यू इशूड गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको उन्हीं स्पेसिफिक डेट्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि इशू डेट से कुछ सालों बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो आप वहां से भी जाके इसको यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की भी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रियल मार्केट में जो गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होती है उसी हिसाब से इस बॉन्ड की जो यूनिट्स की वैल्यू है वो यहाँ पे डिसाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है रिस्क। फिजिकल गोल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें हमें जो रिस्क है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी वगैरह या और जो फिजिकल गोल्ड है उसमें हमें चोरी होने का हमारा हमेशा यहाँ पे डर बना रहता है और यहाँ पे हमें उसे सिक्योर लोकेशन पे स्टोर भी करना पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये इसकी जो रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देती है अगर हम इन्हें जो और दूसरे ऑप्शन हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो। नेक्स्ट डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इसमें हमारा रिस्क जो है वो यहाँ पे लो होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कंपनी जो है वो यहाँ पे स्टोरेज वगैरह का यहाँ पे देखती है गोल्ड का।
तो इसलिए रिस्क यहाँ पे लो होता है। सेम गोल्ड ETF में भी यहाँ पे रिस्क लो होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे वो आपका स्टोरेज वगैरह का यहाँ पे देखती है, तो इसके अंदर भी आपका लो रहता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी सेम ही होता है, लो। वहीं हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो आपका रिस्क है वो यहाँ पे लोवेस्ट होता है। देखिए वैसे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो यहाँ पे रियल गोल्ड से बैक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे बैक्ड है, तो गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मानी जाती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइवेटली काम करती है, इसलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमारा सबसे लोवेस्ट रिस्क यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम कॉस्ट की बात करें, जैसा हमने पहले समझा था कि फिजिकल गोल्ड में आपके यहाँ पे मेकिंग चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं, प्लस आपके यहाँ पे 3% GST भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसलिए जो कॉस्ट है आपके फिजिकल गोल्ड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मानी जाती है कि आपकी लगती है। डिजिटल गोल्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हिडन कॉस्ट लगती है, प्लस 3% GST ये भी आपका यहाँ पे लगता है। अब हिडन कॉस्ट क्या होती है, देखिए जब आप इन ई वॉलेट्स की एप्स के थ्रू यहाँ पे डिजिटल गोल्ड बाई करेंगे, तो जब आप बाई करेंगे तो आपको वो यहाँ पे सेम प्राइस दिखा देगा, जो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा वो उस प्राइस पे आपको यहाँ पे बाई करा देगा। लेकिन जब आप उसे बेचने जाएंगे तो आपको सेम यहाँ पे जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर आपको बेचने नहीं देगा, थोड़ा कुछ आपको यहाँ पे वो कम देखने को मिलेगा। तो ये डिजिटल गोल्ड की जो कंपनीज होती हैं ये कहती हैं कि भैया हम जो गोल्ड आपने परचेज किया है उसकी हम सिक्योरिटी रखते हैं, उसको सेफ रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है उसका हम ये यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो इसलिए जो हिडन कॉस्ट है ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें डिजिटल गोल्ड में पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF में आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है 0.5 to 1%। एक्सपेंस रेशियो को आप एक तरीके से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोल सकते हो। तो जो भी आपने यहाँ पे गोल्ड ETF में पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उसका 0.5 to 1% आपको एज ए एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है एवरी ईयर। वहीं अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें आपका एडिशनल 0.1% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है, प्लस अगर आप उसे 1 साल के अंदर सेल करते हैं तो आपका यहाँ पे 1% एग्जिट लोड भी यहाँ पे लगता है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपका वो यहाँ पे गोल्ड ETF में ही जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है, यानी आपका गोल्ड ETF वाला जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी आपका यहाँ पे लगेगा, और प्लस एडिशनल आपका ये वाला 0.1% भी गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप इस इन्वेस्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट होकर आता है। और प्लस अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले उसे यहाँ पे बेच देते हैं तो आपका 1% यहाँ पे एग्जिट लोड भी यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, तो आपकी इसमें यहाँ पे किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगती। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो फिजिकल गोल्ड की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 1 ग्राम तो यहाँ पे सोना लेना पड़ता है। देखिए आम भाषा में हम कह देते हैं 1 तोला, यानी 1 तोला का हमने यहाँ पे कुछ बनवाया है या सोना लिया है तो 1 तोला में हमारे यहाँ पे 10 ग्राम आते हैं। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लो कि फिजिकल गोल्ड के अंदर आपको यहाँ पे 1 ग्राम मिनिमम तो सोना यहाँ पे लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट अभी यहाँ पे 7300 रुपीज़ पर ग्राम के आसपास यहाँ पे चल रही है। वहीं डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करें तो आप इसमें एज मिनिमम एज 1 रुपीज़ से यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड ETF की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको 0.01 ग्राम से यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर 7300 अभी करंट प्राइस चल रहा है तो 0.01 ग्राम यहाँ पे हमारा आ जाएगा 73 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू दैट अमाउंट, यानी 73 रुपीज़ मिनिमम आप इसमें गोल्ड ETF में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें आप मिनिमम 100 रुपीज़ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको एटलीस्ट 1 ग्राम यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा करंट प्राइस के हिसाब से अराउंड 7300 रुपीज़ बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीवरी की, यानी कि क्या आपके पास फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी यहाँ पे आती है। तो ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड में तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे डिलीवरी आपके पास आती है, तो यस। डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करें, आप डिलीवरी चाहते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 1 ग्राम आपके पास गोल्ड होना चाहिए और आप यहाँ पे डिलीवरी मंगवा सकते हैं। वहीं गोल्ड ETF में आपको गोल्ड की डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पे मिनिमम 1 kg गोल्ड एटलीस्ट आपका इन्वेस्टेड, मतलब आपके पास होना चाहिए इन्वेस्टेड इन गोल्ड ETFs। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप जो है गोल्ड की डिलीवरी यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जैसा हमने समझा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे रियल गोल्ड से बैक नहीं होता है, तो ऑब्वियसली इसमें आप डिलीवरी नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एस्टिमेटेड रिटर्न, यानी जितने भी हमने यहाँ पे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के टाइप समझे हैं उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो कितना एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे मिल सकता है। फिजिकल गोल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 5% तक का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब आप राइट साइड में देख रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि भैया इनमें तो इतना % रिटर्न मिल रहा है, लेकिन फिजिकल गोल्ड में इतना कम रिटर्न क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल गोल्ड जो है उसमें आपके यहाँ पे मेकिंग चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और भी यहाँ पे छोटी मोटी कॉस्ट हो जाती है, तो आपका यहाँ पे जो फिजिकल गोल्ड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे कम बन के आता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन गोल्ड। वहीं अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इसमें आपका एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे निकल के आ जाता है 7.7% के अराउंड। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारी कुछ हिडन कॉस्ट यहाँ पे होती है
जो यहाँ पे जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे स्टोरेज एंड अदर हैंडलिंग चार्जेस के नाम पे यहाँ पे आपसे ले लेती है, इसलिए जो इसमें आपका रिटर्न है वो कंपेरेबल टू अदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उससे यहाँ पे कम हो जाता है। ऑल्सो इसमें आपका जीएसटी भी यहाँ पे लगता है, तो वो भी आपका यहाँ पे रिटर्न को थोड़ा कम कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड ETF की। तो जैसे अगर हम मान रहे हैं कि आपको नॉर्मल रिटर्न यहाँ पे 9% का अगर मिलता है, तो उसमें से अगर हम जब इसके एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे माइनस करते हैं, यानी 0.5% टू 1% अगर इसका एक्सपेंस रेशियो हम माइनस करेंगे तो इसमें हमें अराउंड यहाँ पे 8.5% तक के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 0.1% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो हमारा यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि ये गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो भी लगता है और प्लस 0.1 एक्स्ट्रा यहाँ पे इसमें भी लगता है। तो उस हिसाब से आपको 8.4% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिल सकता है गोल्ड म्यूचुअल फंड में, गिवन द कंडीशन कि आप यहाँ पे 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा हमने समझा 1 साल से पहले अगर आप सेल करते हैं तो आपका 1% का एग्जिट लोड भी वहाँ पे लगेगा, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा, 7.4% के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। वहीं सोवरन गोल्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 11.5% तक का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करते हैं तो। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, देखिए अगर हम 9% का नॉर्मल रिटर्न यहाँ पे गोल्ड की एप्रिसिएशन पे मानते हैं, पिछले 10 साल में 9% का रिटर्न यहाँ पे गोल्ड का प्राइस यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे सोवरन गोल्ड बॉन्ड में जैसे हमने देखा कि कोई भी यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगती है, तो उस हिसाब से इसमें से कुछ कम आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। प्लस सोवरन गोल्ड बॉन्ड में आपको यहाँ पे क्या होता है, ईयरली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है। 2.5% का आपको यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सोवरन गोल्ड बॉन्ड में यहाँ पे मिलता है, जो कि आपके टोटल इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे 11.5% का बना देता है, जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड को हमारे सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट टाइप्स में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना देता है। लेकिन इस तरह का रिटर्न आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड में लॉन्ग टर्म होल्ड करके ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी होता है और इसकी मैच्योरिटी डेट भी यहाँ पे 8 साल की होती है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और जितने भी रिटर्न हमने यहाँ पे गोल्ड ETF की बात की है, गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात की है या डिजिटल गोल्ड की बात की है, ये सारे हमने यही एस्टिमेट करके किया है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हमने रिटर्न तो कमा लिया लेकिन अब उस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो अब टैक्स की बात करते हैं, तो फिजिकल गोल्ड में अगर हम बात करें तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने अपना गोल्ड बेचा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 3 ईयर्स के अंदर अगर आप यहाँ पे अपना गोल्ड बेच देते हैं तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है। तब आपका यहाँ पे टैक्स स्लैब जो भी आपकी टैक्स स्लैब जिसके अंदर आप आते हैं, और अगर आप 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे फिजिकल गोल्ड को यहाँ पे होल्ड करते हैं तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है, जिसपे आपको यहाँ पे 20.8% का यहाँ पे जो टैक्स है वो यहाँ पे लगता है, जिसमें आपका यहाँ पे सेस भी इंक्लूड होता है और इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है, जब आपका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो जो भी आपकी जो अमाउंट होगी, जो भी आपका जो रिटर्न होगा उसको यहाँ पे इन्फ्लेशन के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर आपका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे आपका जो टोटल टैक्स है वो यहाँ पे कम बन के आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो आपका यहाँ पे ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको उसका बेनिफिट भी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पे मिल जाता है। डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेम 3 ईयर्स तक अगर आप मिनिमम होल्ड करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है और आपका यहाँ पे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। गोल्ड ETF की अगर हम बात करें तो आपका दोनों ही केसेस में, इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में ही आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी सिमिलर, आपका दोनों ही केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। और वहीं अगर हम सोवरन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका यहाँ पे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी, यानी जो भी सोवरन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी है 8 साल की, अगर आप उसको पूरा होल्ड करते हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल कोई भी तरह का टैक्स आपका यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन अगर आप उससे उसके लॉक इन पीरियड के बाद यानी 5 साल के बाद उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं या 3 साल के बाद उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं तो आपका यहाँ पे 20% जो है वो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट इफ सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। तो अगर आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड को यहाँ पे लॉन्ग टर्म यानी मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपका कोई भी टैक्स यहाँ पे SGB पे यहाँ पे नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल गोल्ड में ऑब्वियसली लिक्विडिटी हाई होती है, आप कभी भी फिजिकल गोल्ड को कहीं भी जाके यहाँ पे आप अगले ही दिन बेच सकते हैं, तो इसकी लिक्विडिटी हाई होती है। डिजिटल गोल्ड की भी लिक्विडिटी अगर हम बोलें हाईएस्ट होती है, आप कभी भी 24/7 आप ऐप के थ्रू जहाँ से आपने परचेज किया वहीं पे आप कभी भी सेल कर सकते हैं। गोल्ड ETF की लिक्विडिटी भी यहाँ पे हाई होती है, आप मार्केट आवर्स में यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे गोल्ड ETF में कर सकते हैं, कभी भी आप उससे बाय एंड सेल कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी सेम आप डेली इसकी बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे इजिली कर सकते हैं, तो इसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे हाई
होती है। वहीं पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे हम मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक डेट्स ही यहाँ पे होती हैं एक साल में, जहाँ पे जो आरबीआई है वो नए यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड्स को इशू करता है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि कब आप इसे यहाँ पे खरीद सकते हैं। बेचने का जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे अर्ली यहाँ पे बेच सकते हैं इन सेकेंडरी मार्केट, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड टाइम के बाद ही आप इस सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। इसलिए जो इसकी लिक्विडिटी है हम इसे यहाँ पे मॉडरेट मान के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है एसआईपी। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास एक साथ यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, वो छोटा छोटा करके मंथली वाइज यहाँ पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। तो फिजिकल गोल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आप एसआईपी की तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली ही जितना पैसा आप गोल्ड बाई करना चाहते हैं आपको बाई करना पड़ेगा। सो नो। डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आप एसआईपी की तरह इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो आप नहीं, इसमें आप एसआईपी की तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे एसआईपी की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसमें भी आप एसआईपी की तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप एक अमाउंट से जितना भी एसजीबी वन टाइम में बाई करना चाहते हैं उतना बाई कर सकते हैं। एसआईपी वाला तरीका आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यस, इसमें आप एसआईपी की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड एक्चुअली में इनडायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें आपका एक्स्ट्रा 0.1% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी लग रहा है। तो इसका पॉइंट यही है कि कुछ लोग जो है इसको एसआईपी की तरह हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, तो वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में तो आपको एसआईपी का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इसमें भी आपको यहाँ पे एसआईपी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। आपके पास जितना भी पैसा है आप लमसम तरीके से यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जितना भी पैसा आपके पास है एक बार में उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के तरीके से यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो हमने इतनी सारी चीज़ें समझी हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? देखिए अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और आप उसे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। बात करेंगे लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिजिकल गोल्ड बहुत ही हाईली लिक्विड होते हैं, आप उसे कभी भी मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड भी आप कभी भी ऐप के थ्रू बेच सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में भी लिक्विडिटी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप ट्रेडिंग आवर्स में इन्हें बेच सकते हैं। हालांकि उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने में कभी कभी 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लिक्विडिटी हमारे इस डिस्कशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग अपनी सेविंग्स के पैसे से गोल्ड लेते हैं ताकि इमरजेंसी में उसे बेचकर उसे यूज भी कर लें, और यहीं पर एसजीबी बाकी सभी से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। हालांकि 5 साल पूरे होने के बाद आप उसे डायरेक्टली आरबीआई से मैच्योरिटी से पहले एनकैश भी करा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी आप अपनी कोई चीज इमरजेंसी में बेचते हैं तो आपको उस पर घाटा उठाना पड़ता है, यानी उस चीज को उसकी वैल्यू से थोड़े कम दाम में बेचना पड़ता है। इसलिए इमरजेंसी के केस में अगर आप अपनी इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना चाहते हैं और इमरजेंसी में आपको पैसों की भी जरूरत है तो आप इन पे लोन भी ले सकते हैं, और इन पे मिलने वाले लोन के इंटरेस्ट रेट्स पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से कम होते हैं, और इसमें आपको अच्छे सिविल स्कोर की भी जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है और अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन से सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।